केमिस्ट्री 9th का तुम लोग को एनसीईआरटी से ये पार्ट 19 है। तो इसमें जो क्वेश्चन है ठोस पदार्थों के सामान्य गुणों का वर्णन करें। इसमें कितना टोटल पॉइंट है? 9 पॉइंट। 9 पॉइंट में 2 पॉइंट का विश्लेषण पार्ट 18 में हो चुका है। अब तीसरा देखो, द्रवनांक एवं क्वथनांक। तुम लोग ठोस के बारे में पढ़ रहे हो, सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक दोनों ज़्यादा होता है। दोनों की परिभाषा बतला दिए हैं। द्रवनांक की परिभाषा, इसका इंग्लिश होता है मेल्टिंग पॉइंट। देखो, द्रवनांक, द्रवन जोड़ अंक। द्रवन मतलब होता है द्रव का रूप धारण करना। नाम से ही स्पष्ट है, ध्यान दो तो। द्रवनांक, इसका संधि विच्छेद करोगे तो द्रवन जोड़ अंक। द्रव से बना है, इसमें 9 जोड़ देगा तो द्रवन बन जाता है। तो द्रवन यानी द्रव, ठोस से द्रव बनने का काम द्रवन कहलाता है। इंग्लिश होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट मतलब गलना होता है ना। तो गलने का काम ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कौन करेगा? बोलो। ठोस गलेगा। गल करके किस रूप में आएगा? द्रव के रूप में आएगा। तो द्रवनांक यानी कोई भी ठोस पदार्थ जिस ताप या तापमान पर द्रव में बदलने लगता है, उसको हम लोग उस तापमान को, जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव रूप धारण करने लगता है, तो उस तापमान को उस ठोस का द्रवनांक कहते हैं। बतलाया है ना। इसी में तू लोग याद करो, लोहा एक ठोस है। तो कोई भी ठोस द्रव का रूप कब धारण करेगा? जब तक इसको हम लोग गर्म नहीं करेंगे तब तक द्रव का रूप धारण नहीं करेगा। बर्फ ठोस रूप है न जी। तो बर्फ भी उष्मा ऊर्जा पा करके द्रव में बदलने लगता है, यानी जल में बदलने लगता है। लोहा के बारे में बतलाए थे। लोहा का संकेत पढ़ेंगे आगे। इसका होता है Fe। ये लोहा जो है, इसको तू गर्म करते जाओगे, गर्म करते जाओगे, उष्मा ऊर्जा दोगे तो ये हाँ, तो 1535 डिग्री सेल्सियस। कुछ किताब में 1535 है, कुछ में 38 है। चलो 38 मान लो। 1538 डिग्री सेल्सियस तक लोहा को गर्म करेंगे और उष्मा ऊर्जा देना शुरू करेंगे। जब 1538 डिग्री सेल्सियस तापमान लोहा का पहुंच जाएगा तो ये पिघलने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा, यानी इसका ये द्रव रूप में बदलने लगेगा। कितना तापमान पर? 1538 डिग्री सेल्सियस पर। तो लोहा का द्रवनांक क्या हो जाएगा? 1538 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसी तापमान पर लोहा जैसा ठोस पदार्थ द्रव का रूप धारण करने लगता है। सोना और चांदी, इन दोनों का द्रवनांक 1000 डिग्री के आसपास है। समझा ना। ये सब भी आगे वाला चैप्टर में बतलाएंगे, ये धातु वाला चैप्टर में। सोना को भी पिघला करके आभूषण बनाया जाता है ना। तो इसका मतलब सोना किस तापमान पर द्रव का रूप धारण करता है? तो जिस तापमान पर सोना द्रव का रूप धारण करेगा उस तापमान को सोने का द्रवनांक कहेंगे। चांदी जिस तापमान पर द्रव का रूप धारण करने लगेगा गर्म किए जाने पर, उस तापमान को चांदी का द्रवनांक कहेंगे। ये सब की चर्चा हो चुकी है। तब सवाल पैदा होता है, मान लो हम कई पदार्थ लेते हैं, कई ठोस पदार्थ, लोहा ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, एल्युमिनियम ले लो, तांबा ले लो, बहुत पदार्थ है। तो अलग अलग तापमान पर ये द्रव का रूप धारण करता है। और जिस तापमान पर ये सोना जिस तापमान पर पिघलेगा, उससे अलग तापमान पर, कम या ज़्यादा पर चांदी पिघलेगा, उससे अलग तापमान पर
लोहा पिघलेगा, तो सब ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक अलग अलग होगा। तुलना करोगे ठोस, द्रव और गैस में, तो द्रव का रूप धारण करने वाला ये ठोस पदार्थ ही होता है। ठीक है, तो ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक बहुत ज़्यादा होता है और क्वथनांक भी ज़्यादा होता है। क्वथनांक किसको कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जब द्रव वाष्प में जिस ताप पर बदलेगा, जिस तापमान पर कोई भी द्रव वाष्प में खौल करके वाष्प में बदलने लगता है, उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। पानी को गर्म करते जाओगे, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान होगा, तो इस तापमान पर पानी खौलने लगेगा, और खौलने लगेगा तो ये वाष्प में बदलने लगेगा। तो पानी का क्वथनांक हो गया कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। तो ठोस पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हो, किसी भी ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक दोनों उच्च होता है। तो ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक और क्वथनांक ध्यान दो। ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा का अर्थ हुआ, अब लोहा को 1535 डिग्री सेल्सियस कम तापमान नहीं है। इसमें जब लोहा गल जाता है, ठोस से द्रव में आ जाता है, तो मनुष्य की हड्डी नहीं गलेगी, हाथी की हड्डी भी गल जाएगी उस तापमान पर। ये ऐसा तापमान है 1535-36 डिग्री। तो लोहा ही नहीं, सोना चांदी भी लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म किए जाने पर पिघलता है। एग्जैक्ट वैल्यू बहुते का बतलाएंगे, फिलहाल इतना ही जान लो। सोने का एक छड़ दे दो और आभूषण बनाना है तो कैसे बनाओगे? बिना पिघला करके नहीं होगा। कान का, नाक का, गले का, बहुत तरह का आभूषण होता है ना जी। तो सोना के छड़ को पीट पीट करके बनाएगा, बहुत टाइम लगेगा और सही आकृति नहीं आएगी। तो सोना को भी चांदी का भी आभूषण बनता है, तो सोना चांदी को पिघलाया जाता है। तो पिघलाया जाता है तो किस तापक्रम पर पिघलेगा? फिक्स तापक्रम है। जैसे लोहा का 1534 डिग्री तक लोहा नहीं पिघलेगा, लेकिन जब ये 1535 डिग्री टेम्परेचर जाएगा, तब ये लोहा पिघलने लगेगा। और ऐसे ही तापमान को लोहा के लिए कहेंगे, लोहा का द्रव्यनांक 1535 डिग्री सेल्सियस है। सेम कहानी और धातु सब का भी, सोना चांदी का अलग अलग होता है। तब सवाल पैदा है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, बहुत सारा ठोस पदार्थ है, ये उच्च तापक्रम पर क्यों द्रव का रूप धारण करता है? आखिर क्या कारण है कि उतना उच्च तापक्रम चाहिए? इसका कारण क्या है? कारण समझ लो। तुम लोगों को बतलाए हैं, ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं, यानी सटे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे को बहुत जबरदस्त आकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है और एक दूसरे के स्थान से इधर उधर नहीं होने देता है। ये सब तो बतलाए हैं ना। तो ठोस पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल अत्यधिक मजबूत होता है, जिस बल को तोड़ने के लिए ज्यादा उष्मा एनर्जी की आवश्यकता है। कल्पना करो, ये 2 मार्कर है, 2 मार्कर को बांध दो, एक धागा से बांध दो, सिंगल एक धागा से बांध दोगे तो दोनों बंध गया ना, एक बंधन में। और जिस धागा से हम लोग बांधे हुए हैं, उस धागा के द्वारा दोनों पर एक बल लग रहा है, जो बल दोनों को बांध करके रखे हुआ है। अब गिराओगे तो दोनों एक साथ गिरेगा। अगर हम लोग दोनों मार्कर को नीचे से पकड़े, एक बार दम लगावे तो एक ही धागा से बंधा है, तुरंत टूट जाएगा जी। फिर एक के बदला यहाँ एक बार एक धागा से बांध दो, एक बार नीचे में बांध दो। तो जब एक धागा से बंधा था तो थोड़ा सा बल लगाने पर टूट गया, अलग हो गया। जब 2 धागा से बांधेंगे
तो पहले जितना बल लगाए इससे दोगुना बल लगाना होगा। दिमाग में बात आ रही है। फिर 2 धागा के बदला तो 5 धागा से बांध दो, धागों की संख्या बढ़ाती जाओ, तो जितने धागा से बंधा हुआ है उस मतलब उतना ही अधिक बल लगाना होगा, है ना ऐसी बात। तो ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे से किस बल से बंधे होते हैं, तो अंतर आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, एक दूसरे को अत्यधिक मजबूत बल से मतलब बल से एक दूसरे पर अत्यधिक बल लगाता है, अपनी ओर खींचता है, और ये बल इतना मजबूत होता है अंतर आकर्षण का, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिस बल को तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझा। खाना बनाने के टाइम में खास करके जाड़े ऋतु में देखना, एक तो बर्तन ले लो, ये मान लो कोई बर्तन है और नीचे से गैस जल रहा है, इसमें घी, जाड़े के टाइम में घी ठोस रूप ले लेता है, तो तुम लोगों को मालूम है। जाड़े के टाइम में भैंसी का घी या गाय का घी देखना ठोस रूप ले लेता है। इसके बाद यहाँ गैस का लौ थोड़ा सा रखो तो ये पिघलने का काम शुरू करेगा। क्यों पिघलेगा? क्योंकि ये गैस के द्वारा जिस बर्तन में रखे हैं उस बर्तन का पेंडी ऊष्मा ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। गैस जो जलाए हैं तो लौ थोड़ा सा है तो थोड़ा थोड़ा ऊष्मा ऊर्जा को ग्रहण करेगा। तो अगर बहुत कम लौ देंगे तो ये पूरा को पिघलने में, द्रव का रूप धारण करने में मान लो 10 मिनट लगता है। इसमें मान करके चलो 500 ग्राम घी है। अब एक काम करना है, एक पर हम थोड़ा सा लौ दिए तो ये 500 ग्राम घी को पिघलने में 10 मिनट लगता है। एक ऐसा ही बर्तन लो, इतना ही घी 500 ग्राम घी दो, और जितना लौ इसमें दिए हो ना हीट एनर्जी, उसका दोगुना कर दो। तो दोगुना करोगे तो 10 मिनट से कम समय लगेगा, है ना ऐसी बात। अगर बहुत ज्यादा लौ दे दो तो 2 या 3 मिनट में इतना ऊष्मा ऊर्जा मिलेगा कि ये पिघल जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा बढ़ाते हैं तब ये ठोस पदार्थ जो घी के रूप में है, जितना अधिक ऊष्मा ऊर्जा देते हैं उतना ही जल्दी पिघलता है ना ऐसी बात। तो ठोस पदार्थ में ये अंतर आकर्षण बल इतना मजबूत होता है, इस मजबूत अंतर आकर्षण बल को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब ये अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो इसका अर्थ हो गया ठोस पदार्थ उतना ही अधिक उच्च तापक्रम पर न पिघलेगा। थोड़ा सा ऊष्मा ऊर्जा देंगे तो तापमान कम होगा, ऊष्मा ऊर्जा बढ़ाते जाएंगे तो गर्मी नहीं बढ़ती जाएगी। हम लोग के शरीर में ऊष्मा ऊर्जा बढ़ता है ज्यादा, तब 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हुआ। शरीर के भीतर और ऊष्मा ऊर्जा बढ़ जाता है तो 101 डिग्री बुखार हो जाता है, फ़ारेनहाइट में होता है ना। तो ऊष्मा ऊर्जा बढ़ाते जाएंगे तो वस्तु का तापमान बढ़ता जाता है। तो चूंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल अत्यधिक शक्तिशाली होता है, इस अंतर आकर्षण बल को कमजोर करने के लिए अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके कारण ठोस पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। बोलो, कारण को समझ गया? ठोस पदार्थों का द्रवनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होता है। क्यों? तो आंसर ये है, चूंकि ठोस पदार्थों के कणों के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यानी अंतर आणविक बल, अंतर आणविक आकर्षण बल अत्यधिक मजबूत होता है, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जितने ही अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उतना ही अधिक तापमान पर ये द्रव बनेगा। समझ गया कारण? तो इसको लिखे। लेकिन यहाँ पे क्वथनांक का क्या काम है? वो तो वाष्प में लगेगा। देखो, पहले पिघलेगा तब न खोलेगा।
ध्यान दो, द्रवनांक का मतलब किस तापमान पर पिघलता है। तो बर्फ ही जैसे पहले पिघलेगा कि अचानक वाष्प तो नहीं बनेगा, पूरा बर्फ पिघलेगा, अब पिघलेगा तब खौलेगा वाष्प बनने के लिए। तो जिस तापमान पर कोई भी द्रव खौलने लगता है और वाष्प में परिवर्तन होने लगता है, उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ये है, बॉइलिंग पॉइंट यानी किस तापमान पर बॉयल होगा। ये है तुमको मेल्टिंग पॉइंट यानी किस तापमान पर गलेगा। तो क्वथनांक से हमेशा द्रवनांक कम होगा। पहले तो ठोस पदार्थ द्रव के रूप में आएगा, और जब द्रव के रूप में आएगा तो अचानक वाष्प नहीं बनेगा, यानी और गर्म करो तो गर्मी बढ़ती जाएगी, उष्मा बढ़ता जाएगा, उष्मा ऊर्जा बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा। तो खौलने के लिए अधिक तापमान चाहिए। तो इसका मतलब द्रव किसी ठोस पदार्थ का द्रवनांक अधिक होगा कि क्वथनांक। ठोस पदार्थ को वाष्प में बदलना, इसलिए तो हाँ, तो पहले पिघलेगा तब खौल करके वाष्प बनेगा। ये दोनों अत्यधिक उच्च तापमान पर होता है। क्यों होता है कारण बतला दिए, इसको ठीक है हम भाषा में लिख देते हैं। द्रवनांक एवं क्वथनांक, किसी भी ठोस पदार्थ का द्रवनांक एवं क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। कारण चूंकि ठोस पदार्थों के कणों के बीच लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, अतः इस बल को तोड़ने के लिए अत्यधिक उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसलिए ठोस पदार्थों का द्रवनांक एवं क्वथनांक प्रायः उच्च होता है। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉलिड सब्सटेंस आर ऑफ्टन हाई। और नीचे का इंग्लिश हम लिख देते हैं, इसको उतारो तो चलो देखो, रीजन यानी कारण, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉलिड सब्सटेंस आर ऑफ्टन हाई, यानी प्रायः ठोस के द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। रीजन कारण, since the intermolecular force of attraction between the particles of solids is very high, a lot of heat energy यानी अत्यधिक हीट एनर्जी is required, अत्यधिक हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है। टू ब्रेक तोड़ने के लिए, दिस फोर्स इस बल को, एंड हेंस और इसलिए, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड्स आर हायर, उच्च होते हैं। समझ गया? तो तुम लोगों को ये तीसरा पॉइंट हुआ, इसको उतार लो। इसके बाद चौथा पॉइंट, अगला पॉइंट कठोरता एवं दृढ़ता। कठोरता शब्द का अच्छा से अर्थ जानता है ना? कठोरता एवं दृढ़ता का अर्थ हुआ, एक मान लो कोई जैसे ये ठोस पदार्थ है तो ये कठोर है, पत्थर इससे भी ज्यादा कठोर है। और लोहा लो, सोना लो, चांदी लो, तांबा लो, एल्युमिनियम लो, ये सब कठोर होता है। कठोर का अर्थ हुआ लचीला नहीं होता है, जिसकी आकृति नहीं बदले समझो वो कठोर है। अब पत्थर की आकृति बदलती है? किसी छड़ को, चांदी के छड़ को, मतलब कितना कठोर है, इसको ऐसे समझो, ये हम लोग रोटी जो बनाते हैं तो गेहूं के आटा में पानी मिला करके गोल गोल आकृति बनाते हैं ना, तब इसको बेलना से बेल करके रोटी बनाते हैं। तो गेहूं के आटा को सानोगे पानी मिला करके, पहले इसको रोटी बनाने लायक बनाओगे। मान लो इतना बड़ा गोला हुआ, अब इस गोला पर क्या करो, तो एक मार्कर लेकर के ऐसे दाबोगे, तो जहां पर प्रेशर लगाओगे दाबोगे वहीं पर गड्ढा नहीं बन जाएगा। याद करो तो, गीली मिट्टी का गोला बना लो, इस पर ऐसे ऐसे मारो तो जहां पर लगेगा वहीं पर धस जाएगा। इसका मतलब ये कठोर नहीं है। समझा? एक ईंट ले लो, ये ईंट है, इस पर तू मारो तो ऐसे थोड़ा भी नहीं धसेगा, 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग भी नहीं धसेगा। इसका मतलब ये कठोर है,
और ये आटा गीला आटा का जिसको हम लोग रोटी बनाएंगे ये कठोर नहीं है। गीली मिट्टी का ये गीली मिट्टी का गोला भी कठोर नहीं है। तो कठोर से बना कठोरता। तो ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़ होते हैं। दृढ़ का अर्थ हुआ आकृति नहीं बदलना। कठोर जिसका हाँ, कठोर का मतलब हार्ड, मजबूत। एक हथौड़ी भी मारोगे ना लोहा पर तो इससे, जैसे मान लो ये लोहा का ही कोई गोला लो, इस गोला पर एक हथौड़ा मारो तो जोर से, तो संभवतः बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तब ऊपर से थोड़ा पिचकेगा, लेकिन वो भी नहीं मान करके चलो, एक ही जगह मारते रह जाओगे तब जो है इसकी आकृति बदलेगी। इसका मतलब ये कठोर है, दृढ़ है। कठोर एवं कठोरता एवं दृढ़ता का मतलब आकृति में जल्दी परिवर्तन नहीं आना। समझ गया? तो ये ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठोस पदार्थ इसलिए कठोर होते हैं क्योंकि ठोस के कणों के बीच अत्यधिक काफी शक्तिशाली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है ना। अत्यधिक मजबूत आकर्षण बल से ठोस के कण बंधे होते हैं, जिसके कारण इस पर हथौड़ा भी मारेंगे, मुक्का से मारोगे तो ये कण तो एक दूसरे को अपनी ओर अत्यधिक मजबूत आकर्षण बल से खींचे रहता है, जिसके कारण दो कणों के बीच में न तो दूरी बढ़ती है, न एक दूसरे के नजदीक आ पाता है, और इसकी आकृति फिक्स होती है। आकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़ होते हैं प्रायः। कुछ कुछ अपवाद भी है। तो ठोस पदार्थ की कठोरता एवं दृढ़ता के पीछे भी क्या कारण हो गया? इसके कणों के बीच लगने वाला अत्यधिक शक्तिशाली अंतर आणविक आकर्षण बल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसके लिए जिम्मेदार है। समझ गया? तो इसको भी लिख देते हैं। कठोरता एवं दृढ़ता लिख दिए हैं सब कुछ। ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़ होते हैं। कारण अत्यधिक मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थ के कण आपस में काफी मजबूती से बंधे होते हैं, जिसके कारण बाहर से प्रेशर पड़ने पर, दबाव पड़ने पर भी इनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः ये कठोर एवं दृढ़ होते हैं। हार्डनेस एंड रिजिडिटी, सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड, कठोर और दृढ़ होते हैं। रीजन, ड्यू टू द वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स the particles of solid matter are very strongly bound together, due to which there is no change in their shape even after pressure from outside, hence they are hard and firm। समझ गया? तो इसमें ये भी पॉइंट हो गया। इसके बाद आ जाओ, तुम लोग को 1 2 3 4 5 इसमें 2 पार्ट और बनेगा। नेक्स्ट पार्ट में कम से कम 2 या 3 के बारे में।